हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश सेट का लाइफ साइंसेज का क्वेश्चन पेपर जो हुआ था 2020 में। ठीक है, तो नवंबर में जो पेपर हुआ था 2020 में वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पेपर 2 है। एप्टीट्यूड का पेपर हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लाइफ साइंसेज का मेन जो सब्जेक्ट्स का पेपर है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये है मेरे पास हिमाचल प्रदेश सेट का क्वेश्चन पेपर है। तो हम इसके सारे क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं लास्ट ईयर तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम ये 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है। 2 आवर्स टाइम पीरियड होता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया हुआ है कि वाई डज आइस फ्लोट्स। और हाँ, मैं आपको ये भी बताते चलूँगी कि ये जो भी इनके टॉपिक्स हैं, मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से बुक में आए हैं या किस सब्जेक्ट से लिए हैं ये क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जनरल सा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन जो है ना। तो ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, 9th 10th में, 8th 9th 10th में ये क्वेश्चन हम मतलब ऐसे पहले क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वाई डज आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि जो आइस है वो क्यों फ्लोट करती है पॉन्ड और लेक में। आइस के क्यूब्स होते हैं वो पॉन्ड और लेक में फ्लोट करते हैं, जबकि हम कोई दूसरी चीज़ डालें उनमें तो वो डूब जाती है। ठीक है, तो इन्होंने हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। ठीक है, बी ऑप्शन दिया एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। और सी ऑप्शन दिया है एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ आइस इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। डी दिया है वाटर मॉलिक्यूल इज एबल टू पैक मोर टाइटली इन क्रिस्टलाइन आइस देन द लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले क्या है कि हमें इन चारों में से एक ऑप्शन चूज करना है। तो 4 डिग्री सेल्सियस ये वाला तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे कहाँ वो करेगा, है ना। वो आइस कहाँ पे बनती है, कौन से 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस बनने स्टार्ट हो जाती है। तो जो आइस है उसकी डेंसिटी होती है वाटर से लेस, है ना। अगर वो भारी होगा, ज़्यादा डेंस होगा, फिर तो डूब ही जाएगा ना वो। ठीक है, तो जो हमारा जैसे हमारा वाटर है ना वो लिक्विड में कैसे रहता है, क्योंकि उसके वाटर होता है H2O, है ना। तो जो लिक्विड स्टेट में जब वाटर होता है ना तो उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो टूटते बनते रहते हैं, इसीलिए वो लिक्विड फॉर्म में ऐसे हमें दिखाई देता है कि वो तरल सा पदार्थ होता है कोई, है ना। तो इसका हमें ऑप्शन ए होएगा कि जो डेंसिटी है वो आइस की वो लेस होती है दैट ऑफ वाटर, इसीलिए वो ऊपर तैरती रहती है। अगर ज़्यादा डेंस होगा तो वो डूब ही जाएगा ना। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लास ट्रांसफरेज। तो ये बायोकेमिस्ट्री का वैसे क्वेश्चन है। जब भी हम ग्रेजुएशन में हमारे HPU का जो सिलेबस है, जब भी हम ग्रेजुएशन में मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं वहाँ पे ये टॉपिक्स आते हैं, है ना। तभी बोलते हैं कि शुरू से ही हमें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, जैसे ग्रेजुएशन से ही हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो ये वहाँ पे टॉपिक्स आते हैं एंजाइम्स के, है ना। ये जैसे आइसोमेरेज है कुछ, है ना, लाइपेसेस हैं, वो सारे वहाँ पे ये आते हैं। तो इनमें बताना है कि ये मेन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर एग्जाम्पल ऑफ क्लास ट्रांसफरेज। तो ये तो क्लासेस हैं ये वाली, है ना। ये आइसोमेरेज क्लास है एक, है ना, उस वहाँ पे। तो लाइपेज भी एक क्लास है मेरे ख्याल से, हाँ, है ना। तो पर इसका चलो हाँ आंसर देखते हैं कि इसका आंसर होगा कि सेकंड का ए होगा, काइनेज होगा, है ना। ये मैं आपको आंसर बता रही हूँ जो HP सेट के ऑफिशियल की से आए हुए हैं। ठीक है, तो ये वो आंसर्स हैं, उनके आंसर्स के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये कम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर का भी बायोकेमिस्ट्री में एक मतलब टॉपिक है ये, है ना, पूरा टॉपिक है ये। तो ये उसमें से आया हुआ है, मतलब बहुत छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, तो बोला है कि अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर में कौन सी स्टेटमेंट इनकी ट्रू है। तो दे काउज डिक्रीज इन Km बट इंक्रीज इन Vmax। ठीक है, तो दे काउज डिक्रीज इन बोथ Km एंड Vmax। दे बाइंड टू बोथ E एंड ES। ठीक है, दे बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो क्या होगा इसका आंसर देख लेते हैं कि बी आंसर होगा इसका। ठीक है, पर कम्पिटिटिव जो नॉन कम्पिटिटिव अनकम्पिटिटिव है उसमें तो ये है ना डिक्रीज कर रहा है दोनों, है ना।
पर जो कॉम्पिटिटिव होता है उसमें क्या होता है, वी मैक्स सेम रहता है और ये करता है इंक्रीज़, है ना, के एम इंक्रीज़ करता है और वी मैक्सिमम सेम रहता है, ठीक है। तो इसका बट अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर में होता है कि बी, ठीक है। तो ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा है इन्होंने यहाँ भी, ठीक है। नेक्स्ट है कि फोर्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डीएनए एग्जिस्ट इन ए फॉर्म। ए फॉर्म डीएनए, वो जो डीएनए पढ़ते हैं ना, डीएनए बिल्कुल डीप में पढ़ लेना कि जैसे ए फॉर्म, बी फॉर्म, जेड फॉर्म डीएनए, है ना, तो उनमें से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है कि मोल बायो का भी बन सकता है ये, मतलब बायोकेमिस्ट्री में भी आ जाता है, मोल बायो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी आ जाता है, ठीक है। तो बताया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डीएनए एग्जिस्ट इन ए फॉर्म। तो फर्स्ट ऑप्शन है लो वाटर एंड हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, बोथ हाई वाटर एंड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, एट हाई टेम्परेचर एंड एट वेरी लो टेम्परेचर। तो इसका आंसर होएगा ए, लो वाटर एंड हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। पहला होता है ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए एंड प्लाज्मिड डीएनए। तो जो ए और बी होते हैं ना वो राइट हैंडेड होते हैं, हमेशा उनकी फॉर्म राइट हैंडेड में होती है, और सिर्फ जेड डीएनए, ए की डीएनए जो लेफ्ट हैंडेड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होएगा बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। तो अगर किसी ने ढंग से ना ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन पढ़ी होगी तो उसका इसका आंसर वो दे देगा, है ना। तो क्या होता है कि जब ट्रांसलेटर प्रोटीन की ट्रांसलेशन होती है ना तो वो mRNA के थ्रू होती है, ठीक है। उसमें tRNA और RNA का ज़्यादा कोई रोल नहीं, तो पीछे होता है, जैसे है ना ट्रांसक्रिप्शन में प्रोटीन बनती है ना तो वो पीछे, मतलब उसके रोल अलग से होते हैं मतलब पूरी प्रोसेस होती है, जैसे हमारा सेंट्रल डोग्मा मेथड होता है ना। तो मतलब पर इन्होंने बोला है कि कौन सा नहीं ट्रांसलेट करता है, तो मतलब क्वेश्चन के बिहेवियर को समझना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है ना। तो नॉट ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, तो इसका ऑप्शन होएगा सी, tRNA एंड rRNA। तो नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर विल नॉट गिवन अ पॉजिटिव रिएक्शन विद फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट एक मतलब एक टेस्ट सा है, उसमें पता करते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के मतलब डिफ्रेंसिएशंस को पता करते हैं उनके, है ना। तो ये भी क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए, सुक्रोज इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज रिच इन एसिड फॉस्फेटेज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मतलब बड़े सारे एग्जाम में पूछा है, मतलब काफ़ी सारे एग्जाम में, ये नेट के एग्ज़ाम में भी एक आध बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, ICMR के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब काफ़ी टाइम इसको, मतलब जो जैसे आपका सेट का पेपर होता है ना, कई बार उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन ना एक आध क्वेश्चन वो रिपीट में डालते हैं। तो जैसे पिछला पेपर हुआ था 2019 का जो है ना, तो मतलब 18 में जो भरा जाता है 2019 में हुआ था, मतलब इससे जो पिछला पेपर हुआ उसमें एक क्वेश्चन डिट्टो, एक दो क्वेश्चन थे वो डिट्टो वैसे के वैसे पिछले क्वेश्चन पेपर से उठा के डाल दिए थे। तो एक दो क्वेश्चन तो पक्का मतलब वो कॉपी करके ही डालते हैं। तो ये मतलब 2-3 पेपरों में देखे थे मैंने क्वेश्चन ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज रिच इन एसिड फॉस्फेटेज, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, ये देखो ये सेल बायो का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, सेल बायोलॉजी का 9th क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस डू काइनेटोकोर्स डेवलप ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। तो सेल डिवीजन होती है ना, मियोसिस होती है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस बड़ी सिंपल सी होती है, मियोसिस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि उसमें वो स्टेजेस थोड़ी ज़्यादा आ जाती हैं ना, पैकेटिन, जाइगोटिन, वो वाली स्टेजेस, ठीक है। तो 9th इसमें जो 9th क्वेश्चन है हमारा, इसमें बताया है कि जो मतलब कौन सी फेज़ है माइटोसिस का जिसमें काइनेटोकोर होता है वो डेवलप करता है, दोनों साइड में अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट होता है, पर लेट प्रोफेज में वो अच्छे से डेवलप हो जाता है ना। तो इसका क्या होएगा आंसर, लेट प्रोफेज, ठीक है। नेक्स्ट है 10th, ये तो मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि कैरियर प्रोटीन्स के बारे में बताया है कि डिस्क्राइब कर। तो कैरियर प्रोटीन क्या, कैरियर है कोई तो वो ट्रांसफर ही करेगा चीज़ें इधर के उधर, है ना। तो ट्रांसफर फर्स्ट ऑप्शन होगा, दे बाइंड स्पेसिफिकली टू द मॉलिक्यूल टू बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये भी सेल बायो का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ट्यूबुलिन फिलामेंट प्रेजेंट इन वी ट्यूब्यूल। तो बी ट्यूब्यूल में कितनी ट्यूबुलिन फिलामेंट्स होती हैं, 10। 13 किस में होती है, 13 होती है माइक्रो ट्यूब्यूल में, ठीक है, बट बी ट्यूब्यूल में 10 नहीं होती है। नेक्स्ट है, ये भी
सेल बायो का क्वेश्चन है। सेल बायो जिसने पढ़ी होगी वो मतलब ईजिली, क्योंकि पूछा है क्या है पहले ये देख लेते हैं ना। 12th क्वेश्चन है, सॉरी। तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन ग्लाइकोजाइलेशन रिएक्शन इन द सेल आर कैरियड आउट इन राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, पेरोक्सिसोम एंड लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर होगा गोल्जी बॉडीज। ठीक है, ग्लाइकोजाइलेशन रिएक्शन गोल्जी बॉडीज में ही होते हैं, बाकी कहीं नहीं होते। ठीक है, तो नेक्स्ट है 13, फाइटोक्रोमोबिलिन इज सिंथेसाइज्ड इन प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, गोल्जी बॉडीज। अगर किसी ने प्लास्टिड नहीं भी पढ़ा है ना, और ये सारे सेल बायो में ये टॉपिक्स तो आते हैं ना। प्लास्टिड अगर किसी ने नहीं ढंग से भी पढ़ा है, मतलब पता भी याद भी नहीं है कुछ बंदे को, तो मतलब बंदा इंसान ना वो बता सकता है ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, पेरोक्सिसोम भी पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ा है, गोल्जी बॉडीज भी पढ़ा है। तो मतलब इनमें तो होता नहीं है फाइटोक्रोमोबिलिन, है ना, और इसमें भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता। तो ऑब्वियस ऑप्शन कौन सा बचा, ये प्लास्टिड। ठीक है, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है ना। इसमें बताया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कोडिंग स्ट्रैंड फॉर द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। और आगे ये कोडिंग स्ट्रैंड दिया हुआ है, ये है ना 5'UC। तो ये तो मतलब बिल्कुल ऐसे है जैसे आरएनए में क्या होता है, एडेनिन थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, ग्वानिन साइटोसिन। ठीक है, और डीएनए में थायमिन होता है ना यूरेसिल की जगह। तो सिर्फ टी को रिप्लेस करना है यू से, है ना। तो ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है ना, तो इसको रिप्लेस, जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है ये यहाँ से इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, है ना, यू की जगह टी आ जाएगा। ठीक है, CA जैसे ये थोड़ा थोड़ा इसके साथ मैच करता है, पर फिर भी इन्होंने ना ये यू ही लिया है, तो यू और टी इकट्ठे इकट्ठे थोड़ी हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते ना। तो इसका आंसर होएगा ए। नेक्स्ट है 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना। तो इन्होंने बोला कि कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट है हिट्रोक्रोमेटिन इज डार्कली स्टेन्ड देन यूक्रोमेटिन। तो ये भी हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन है। हिट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में जब हम डिफरेंस पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बी है हिट्रोक्रोमेटिन इज करेक्टराइज्ड बाय रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस। ये भी ठीक है स्टेटमेंट, है ना। सी है हिट्रोक्रोमेटिन कंटेन वेरी फ्यू इफ एनी स्ट्रक्चरल जीन्स विच एनकोड प्रोटीन। डी है फैकल्टेटिव हिट्रोक्रोमेटिन इज परमानेंटली मेंटेन इन द कंडेंस स्टेट। तो ये जो फैकल्टेटिव हिट्रोक्रोमेटिन वाली स्टेटमेंट है ना, ये हमारी करेक्ट नहीं है, तो ये डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर वायरसेस। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा और लीनियर फॉर्म होगी, बताया हुआ है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और सबसे पहले तो ये है कि वायरस होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, है ना, तभी तो वो मल्टीप्लाई करते हैं अंदर जाके किसी होस्ट में। बाहर जब होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, जब किसी होस्ट में एंटर करते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं। और ये क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, 17th क्वेश्चन है, इसका डी आंसर होएगा फिर। ठीक है, फिर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज विदाउट मेम्ब्रेन। तो लाइसोसोम भी मेम्ब्रेन होती है ना, राइबोसोम में भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी वैक्यूल होगा इसका आंसर। ठीक है, वैक्यूल हैज नो मेम्ब्रेन, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, ये भी हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में से क्वेश्चन, डीएनए रिपेयर में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक टॉपिक है डीएनए रिपेयर, उसमें आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिप्रेजेंट फोटोलाइज एक्टिविटी। डीएनए रेप्लिकेशन में भी नहीं आती है फोटोलाइज एक्टिविटी। आरएनए सिंथेसिस, मतलब आरएनए सिंथेसिस में भी नहीं आती है। ठीक है, मतलब और डीएनए रिपेयर में, डीएनए रिपेयर है एक ऑप्शन, और एक है प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब इसमें सारे दिए हैं सेंट्रोडोग्मा की जो भी प्रोसेस है पूरी, है ना, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ठीक है, ये ट्रांसलेशन, ये ट्रांसक्रिप्शन, तो इसका आंसर होगा डीएनए रिपेयर। ठीक है, तो डीएनए रिपेयर में फोटोलाइज एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब भी हम रिपेयर, जैसे कोई डीएनए रिपेयर में क्या बताया होता है, सिर्फ यही बताया होता है कि जब भी कोई डीएनए डैमेज हो जाता है तो उसको कैसे रिपेयर करते हैं और किसकी प्रेजेंस में। तो ये मतलब एक क्रिस्टल होता है ना, जैसे किसी रिएक्शन को हमें स्पीड अप कराने के लिए क्रिस्टल यूज़ होता है, तो वैसे करके है ये कि फोटोलाइजेस इसीलिए मतलब उस वे में यूज़ होता है वहाँ पे डीएनए रिपेयर में। फिर है 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर। ये सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेकंड मैसेंजर CAMP भी सेकंड मैसेंजर होता है, कैल्शियम भी, डाइएस्टाइल ग्लिसरॉल भी। ठीक है, DAG जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में,
और जो मैग्नीशियम होता है वो नहीं होता, तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट भी है वो हमारा सेल बायो का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो डिफ्यूजन में ये क्वेश्चन, ठीक है, जब भी हम वो मतलब ये सेल बायो का क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, जब हम सेल के बारे में, पूरी सेल के बारे में डीप स्टडी करते हैं ना, तो ये हमें ये सारा प्रोसेस देखने, पिनेकोसाइटिस, पिनोसाइटिस, फैगोसाइटिस, है ना, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ये सारी प्रोसेसेस आती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले, पर ये तो बिल्कुल ऐसे है ना कि मतलब थोड़ा सा मतलब हमें ना अपनी सिक्स सेंस भी यूज़ करनी। सिक्स सेंस क्या, हमें थोड़ा सा अपना मतलब बिल्कुल ऐसे यूज़, थोड़ा सा खुद का ब्रेन भी ऐसे थोड़ा सा यूज़ करना पड़ता है कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये क्वेश्चन है कि बड़ा टफ है ना, हम स्टेटमेंट देख के भी पता लगा सकते हैं कि ऐसे कि कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ लार्ज मोलिक्यूल एक्रोस मेम्ब्रेन। तो जिसने भी जैसे ये डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा होगा तो वो बता सकता है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस में भी हम लार्ज चीज, पिनोसाइटोसिस में हम लिक्विड वाली जो चीज़ें होती हैं वो हम मतलब सेल वो लेता है, सेल अपनी तरफ खींचता है ना। तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में भी नहीं होता है, तो इसका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होएगा, है ना। आंसर बी आंसर होएगा इसका। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्परमेबिलिटी ऑफ कॉक सेल। ठीक है, ये प्लांट फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है रेजिन, सबरिन, लिग्निन, टैनिन। तो इसका आंसर होगा सुबेरिन। ठीक है, नेक्स्ट है 22 ट्राइकोब्लास्ट आर, इसका सी ऑप्शन होगा रूट एपिडर्मल सेल दैट फॉर्म रूट हेयर। ठीक है, फिर है नेक्स्ट 23 इन एग्जैक्ट प्राइमरी जाइलम। ठीक है, जो एग्जैक्ट प्राइमरी जाइलम होता है, जाइलम, तो उसमें क्या होता है। ठीक है, ये भी प्लांट फिजिक्स का क्वेश्चन है हमारा। तो उसमें क्या होता है कि इसका आंसर होएगा ए ऑप्शन, प्रोटोजाइलम इज फारथेस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट इसका राइट आंसर होएगा मेटा, इसमें बोला है कि जो मेटाजाइलम है फारथेस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस। बी पैटर्न ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम इज सेंट्रीफ्यूगल। सी आर्क शेप जाइलम अकर ऑन द आउटर साइड ऑफ फ्लोएम सेल। ये सारे बी सी डी गलत होगा और ये ए इसका राइट आंसर होएगा। ठीक है, नेक्स्ट 24, ये भी प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। इन विच प्लांट पार्ट सेल कंपेरेबल टू स्टेम सेल्स ऑफ मैमल्स आर फाउंड। फर्स्ट है एम्ब्रियोनल सस्पेंसर, बी है रूट एपिकल मेरिस्टम, सी है एंथर कैविटी, डी है कैम्बियम। तो इसका आंसर होएगा बी रूट एपिकल मेरिस्टम। नेक्स्ट है द एंटी ट्यूमर बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन द रेड वाइन एंड रेड ग्रेप्स इज, ये भी फिजियो का क्वेश्चन है प्लांट। ठीक है, ज़ैंथोटेक्सोल, सेसिलिन, रिजर्वेट्रोल, वारफेरिन। तो इसका आंसर होगा सी रिजर्वेट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट है ये बॉटनी में आते हैं ना ये क्वेश्चन, एपिपिटल बेसिपिटल ग्रेजुएशन में पढ़ते थे हम, एक्रीपिटल एक्रोपिटल। ठीक है, तो अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ और इंट्रासेलुलर movement of dissolved substances from the base of the stem to the apex। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा एक्रोपेटल। ठीक है, ये कंफ्यूज करते हैं ये वाले क्वेश्चन ना, ये इनकी स्टेटमेंट बड़ी ध्यान से पढ़नी पड़ती है मतलब। ठीक है, मतलब पढ़ा करो ये स्टेटमेंट बड़ी कंफ्यूजिंग सी होती है, मतलब इंसान कंफ्यूज हो जाता है आंसर करते टाइम। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा एक्रोपेटल। ये देखो ये क्वेश्चन है ना 27 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ नोड फैक्टर। ठीक है, तो ये भी हमारा प्लांट फिजियो का क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मतलब बिल्कुल ऊपर से ही पूछ लिया है उन्होंने। ठीक है, तो प्लांट फिजियो का ये क्वेश्चन है, नोड फैक्टर्स, केमिकल नेचर कैसा होता है नोड फैक्टर का। तो ये तो सारे मतलब जिसने भी ये पढ़ा होगा ना प्लांट फिजियोलॉजी ढंग से, वो ऐसे ऊपर से ही बता देगा कि कौन सा आंसर इसका सही है। तो ये बी भी नहीं, बी भी गलत है, इसका सी भी गलत है, डी भी गलत है, और ये फर्स्ट आंसर होगा लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स। नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन, इन यूकैरियोट फैटी एसिड ब्रेकडाउन जनरली अकर इन, इनकी फैटी एसिड की ब्रेकडाउन कहाँ होती है। ठीक है, ये बायोकेमिस्ट्री में भी होता है, ये मतलब पूछा जाता है, बायोकेमिस्ट्री के थ्रू भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स साइटोसोल,
सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है 29th। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉलीमर ट्रैप हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस है पॉलीमर ट्रैप हाइपोथेसिस of photoassimilate transport, small sugars such as sucrose are converted to raffinose and other large oligosaccharides before loading in the phloem. Major sites of raffinose synthesis is कि raffinose synthesis की मेजर साइट, रेफिनोज की जहाँ पे रेफिनोज बनता है वो मेजर साइट कौन सी? तो इसमें होता है शीप ट्यूब, बंडल शीट सेल, इंटरमीडियरी सेल, मेसोफिल सेल। तो कौन सा आंसर होगा? सी, इंटरमीडियरी सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ना, ये बायोकेमिस्ट्री की जो साइकिल्स है ना सारी, ग्लाइकोलिसिस, HMP पाथवे, सिट्रिक एसिड साइकिल, ये उसके थ्रू पूछे गए, मतलब जरूरी है, मतलब पढ़ने, है ना। तो 30th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद पेरोक्सिसोम? तो फर्स्ट है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोसाइलेट पाथवे, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटिक एसिड, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट होगा इसका आंसर ग्लाइकोलिसिस, ये पेरोक्सिसोम से एसोसिएट नहीं है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस ऐसे होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, आधा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, आधा साइटोप्लाज्म में, ऐसा कुछ होता है, उसमें भी है ना। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है जेनेटिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो 31st क्वेश्चन है ये। इसमें बताया है कि progeny analysis can be used to identify apomictic mode of reproduction by looking for first absence of alleles in the progeny contribution by female parents, absence of alleles in progeny contributed by male parent, C, presence of allele in progeny contributed by female parent, D, presence of allele in progeny contributed by male parents। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सूडोजीन्स? तो फर्स्ट इसका ऑप्शन है दे लैक इंट्रॉन्स, दे आर ड्राइव फ्रॉम mRNA by reverse transcription, नो, दे आर ऑफ्टन लेबल्ड एज यंग जीन्स। ठीक है, डी है देयर फंक्शन इज कंजर्व अक्रॉस स्पीसीज। तो डी इसका राइट आंसर होएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन है ये। द जेनेटिक मटेरियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम an unknown virus has 20% guanine, 30% adenine, 26% cytosine and 40% thymine. What kind of virus it is? तो ये है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होएगा सी। फिर है सिंड्रोम्स के बारे में पूछा गया है 34, इन ह्यूमन बीइंग व्हाट काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी डेवलप इन रिस्पॉन्स टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम 21 ड्यूरिंग मियोसिस? तो इसका सही आंसर होगा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, और भी दिया हुआ है नील फेल्टर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, टर्नर सिंड्रोम, बट इसका आंसर होगा डाउन सिंड्रोम। राइट, नेक्स्ट है हमारा 35th क्वेश्चन। ऑब्लिगेट बायोट्रॉप्स आर पैथोजन दैट ग्रो इन द लिविंग टिश्यू, ग्रो इन द आर्टिफिशियल कल्चर, डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, ग्रो इन द सॉइल। तो ए इज द राइट आंसर। Next question at 36, the pathogen which causes early blight of potato is soil-borne, airborne, seed-borne, water-borne। तो इसका राइट आंसर होएगा बी, airborne। Next at 37th, what does induced response to insect attack to plant lead to? Production of green leaf volatiles attracting specialist predators, host plant choice in the herbivores, attraction of generalist predators, release of root exudates attracting microbes। तो C is the right answer, attraction of generalist predators। Next है 38 question, a plant pathologist is examining a disease on maize leaf. She notes the presence of fungus. Microscopic examination shows presence of sterili hyphae with clamp connection. What is her interference on the nature of fungus causing the diseases? तो फर्स्ट ऑप्शन है एस्कोमाइसिटीज, काइट्रिड्स, एजाइकोमाइसिट और वेसिडोमाइसिट। तो डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट बताया है 39th क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ सोयाबीन? ये नॉर्थ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन है ये,
What does the three domain classification of living bird comprise of? First, Monera, Protista and Archaea, Bacteria, Archaea and Eukarya, Plantae, Animalia and Fungi, Monera, Protista, Eukarya. तो बैक्टीरिया से स्टार्ट हुआ था ना सब कुछ, सिंगल सेल्ड, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन. व्हाट काइंड ऑफ फॉरेस्ट इज exhibit continuous cambial activity in the majority of trees? तो rainforest is the right answer. नेक्स्ट है 42. ये इकोलॉजी के क्वेश्चन चले हुए हैं अभी, है ना. 42 है ए बायोम इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स पर्टिकुलर सेट ऑफ एबायोटिक फैक्टर एंड इट्स एवरेज प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर, कैरेक्टरिस्टिक इकोलॉजी कम्युनिटी, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन. ठीक है, तो इसका बी आंसर होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इकोलॉजिकल कम्युनिटी, राइट. नेक्स्ट है 43. ग्लेजियन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब इसका मीनिंग क्या है, इन्होंने बेसिक पूछा है ना. पीट एंड बॉग सॉइल, ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है 44. ये भी हमारा ट्रॉपिक लेवल्स में क्वेश्चन पूछा है इन्होंने. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल एग्जिबिट हाई रिस्क ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक. तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इज द राइट आंसर. ठीक है, ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं ना, एक दूसरे को खा रहा है, एक एनिमल दूसरे को खा रहा है, वो एनिमल कुछ और खा रहा है, फिर जो उसको खा रहा है वो किसी और को खा रहा है, ऐसे ट्रॉपिक्स बनते हैं ना. तो नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये पिरामिड्स में से पूछा है, रिप्रेजेंट द बेस्ट ट्रॉपिक रिलेशनशिप? तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट taxonomy का क्वेश्चन 46. when the same name is applied to two taxa it is referred to as homonymous. ठीक है, सेम नेम homonymous. ठीक है. नेक्स्ट है 47. in angiosperm phylogeny group system of classification which of the following is treated as most primitive family among angiosperm? Ambrolaceae. ठीक है, is the right answer. B is the right answer. नेक्स्ट है ये टाइम स्केल में से पूछ लिया है इन्होंने क्वेश्चन. नेक्स्ट 48. ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द फ्लावरिंग प्लांट अपीयर? ए इज द यूरासिक, ट्राइसिक, क्रिटेशियस एंड परमियन. तो सी इज द राइट आंसर.